Welcome, participants. Welcome in our next lecture of our course Investing in Stock Market. Participants, in this lecture, we are going to learn about calculation of risk and return of the investment. अभी तक के लेक्चर्स में ये हम सभी समझ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट इज फुल ऑफ वोलेटिलिटी। स्टॉक मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव हमेशा हर मिनट हर दिन रहते हैं, जिसकी वजह से वहां लिस्टेड कंपनीज की शेयर प्राइस में भी जो चेंज है वो दोनों ही डायरेक्शंस में पाया जाता है। पॉजिटिव डायरेक्शन यानी कि प्राइस बढ़ना और नेगेटिव डायरेक्शन यानी कि प्राइस का घटना। तो जब हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें तो क्या चीज देखी जानी चाहिए और ये रिटर्न एंड रिस्क कितना इंपॉर्टेंट क्यों है, ये हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पार्टिसिपेंट्स, लेट्स डिस्कस अबाउट रिवॉर्ड फर्स्ट। मैं आपको बता दूं कि हम सभी, हर एक इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है ये सोचकर कि स्टॉक मार्केट में आने वाले टाइम में हमें रिवॉर्ड मिलेगा, बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। और यहां बहुत अच्छे रिटर्न का मतलब है कि मार्केट में और सोर्सों से जितना भी रिटर्न मिलता है उससे ज्यादा रिटर्न मिलेगा, राइट? सो व्हाट इज अ रिटर्न और अ रिवॉर्ड? इट इज अ चेंज इन प्राइस ऑफ एन एसेट or investment or a project over a period of time. Now this change, this can be a positive change and this can be a negative change. अगर आज हमने कोई शेयर सपोज x रुपीस में खरीदा है और कुछ समय के बाद उसकी प्राइस बढ़ करके x+1 रुपीस हो जाती है, तो ये जो परसेंटेज चेंज आया है इसी को हम रिवॉर्ड के नाम से जानते हैं, रिटर्न के नाम से जानते हैं। इसी तरह अगर ये रिटर्न पॉजिटिव ना होके नेगेटिव है, यानी कि आज हमने जिस रेट में शेयर को खरीदा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर प्राइस इंक्रीज होने की बजाय डिक्रीज हो जाती है तो इस पूरी ड्यूरेशन में जो परसेंटेज चेंज आएगा वो नेगेटिव होगा और इसे ही हम लॉस के नाम से जानते हैं। तो in stock market, if we have multiple products in front of us and if we are going to select any one for the investment, तो हम क्या करेंगे, हम रिटर्न के बेसिस पे डिसीजन ले सकते हैं। जिस प्रोडक्ट में, जिस शेयर में ज्यादा रिटर्न आने की उम्मीद हो उस प्रोडक्ट को खरीदा जाना चाहिए, उस शेयर को खरीदा जाना चाहिए। बट क्या इन्वेस्टमेंट के डिसीजन सिर्फ रिटर्न के बेसिस पर होते हैं? तो इसका आंसर है नो। सिर्फ रिटर्न्स को देखकर, पॉजिटिव रिटर्न्स को देखकर कोई भी व्यक्ति अगर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है तो ये बिल्कुल सही नहीं है, राइट? वी शुड कंसीडर रिस्क एज वेल, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ दिस रिटर्न विल बी कंप्यूटेड एंड हाउ दिस रिस्क इज इंपॉर्टेंट। पार्टिसिपेंट्स, दिस इज अ सिंपल एग्जांपल है। अगर हमें कभी भी रिटर्न जानना है किसी भी चीज का तो हम कैसे निकालेंगे? उसकी एक्सपेक्टेड एंडिंग वैल्यू क्या है, यानी हम कितने रुपए में बेचना चाहेंगे, माइनस उसे हमने खरीदा कितने में है, उसकी कॉस्ट कितनी है, एंड इट मस्ट बी डिवाइडेड बाय इनिशियल कॉस्ट जिसमें हमने खरीदा था। तो मान लीजिए कि कोई 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट है जिसको हमने थोड़े समय के लिए रखा और वो 1,100 रुपए में कन्वर्ट हो गया, यानी उस शेयर की प्राइस या उस असेट की प्राइस सपोज 1,000 से बढ़ के 1,100 रुपए हो गई एक साल में। तो यहां पर आने वाला जो रिटर्न है इस एक साल की ड्यूरेशन में वो कितना हो जाएगा? 1100 माइनस 1,000 डिवाइडेड बाय 1,000। तो ऐसा करने से हमें 10% निकल के आता है परसेंटेज चेंज। तो ये जो 10% परसेंटेज चेंज है यही एनुअलाइज रिटर्न कहलाएगा इस एग्जांपल में, यानी हम कहेंगे कि इस असेट ने हमें 10% का ऑन एन एवरेज मुनाफा दिया है। बट ये फॉर्मूला हमें काफी मिसलीडिंग रिजल्ट दे सकता है अगर हमारा होल्डिंग एक साल से ज्यादा का है। मान लीजिए यही कैलकुलेशन 2 साल के लिए हुई होती तो 2 साल का रिटर्न 10% कहलाता, तो एक साल का रिटर्न लगभग 5% के आसपास पाया जाता, राइट? तो इसे हम होल्डिंग पीरियड रिटर्न के नाम से भी जानते हैं और ये रिटर्न का एक बेसिक कैलकुलेशन है। लेकिन सिर्फ इस फॉर्मूले से निकले हुए रिटर्न के बेसिस पे अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो डेफिनेटली वो सही नहीं होगा। वी शुड कंसीडर रिस्क एज वेल। क्या इन मार्केट में सभी प्रोडक्ट्स में रिस्क होती है, या फिर हम ये यूं कहें कि क्या मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनमें रिस्क नहीं होती? तो हमारा आंसर होगा कि रिस्क डेफिनेटली हर प्रोडक्ट में होता है, चाहे वो ट्रेजरी बिल्स ही क्यों ना हो, बट वहां पे
डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है, क्योंकि वहां पर गवर्नमेंट ने आपको गारंटी दिया है कि एक फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वो आपको फंड लौटाएंगे, राइट। सो ट्रेजरी बिल्स के केस में भी रिस्क होता है, वो अदर टाइप का रिस्क होगा, बट फिर भी हम उसे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न के नाम से जानते हैं। यानी ये वो रिटर्न है जो मार्केट में बाकी ऑप्शंस की तुलना में सबसे ज्यादा सिक्योर्ड है, गारंटीड है, और मिनिमम इतना रिटर्न तो मिलेगा ही। So now we can define this return for a person like us. Like if a person is risk averse, तो risk averse किसको कहते हैं? जो कि किसी असेट में इन्वेस्टमेंट करने पर ज्यादा उतार चढ़ाव पसंद नहीं करता है, ज्यादा फ्लक्चुएशन पसंद नहीं करता है, राइट, ज्यादा कैश फ्लो में चेंज प्रेफर नहीं करता है। तो ऐसे पर्सन को रिस्क एवर्स पर्सन कहते हैं, यानी जो रिस्क को नहीं पसंद करता, जो कम से कम रिस्क लेना चाहता है या मिनिमम रिस्क लेना चाहता है, राइट। तो उस ऐसे पर्सन को हम रिस्क एवर्स पर्सन कहते हैं। तो क्या रिस्क एवर्स पर्सन सिर्फ रिटर्न के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है? तो आंसर होगा नो, राइट। ऐसे पर्संस के लिए दो तरह की रिस्क हो सकती है। एक तो है स्टैंड अलोन रिस्क, यानी अगर हम किसी एक ही सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस सिक्योरिटी में पाया जाने वाला रिस्क स्टैंड अलोन रिस्क कहलाएगा। और अगर यही पर्सन एक ही जगह पैसा न डाल के कई सारे असेट्स में पैसा डालता है तो यहां पाया जाने वाला रिस्क एक पोर्टफोलियो रिस्क होगा। पोर्टफोलियो का रिस्क स्टैंड अलोन रिस्क से हमेशा कम होता है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने अपना पोर्टफोलियो किन सिक्योरिटीज की मदद से बनाया है। So if your securities are risky, so definitely portfolio risk will be high. If securities are not risky, if it is a balanced portfolio, so definitely there will be moderate risk, right? तो स्टैंड अलोन रिस्क हम कहते हैं ऐसी रिस्क को जो इंडिविजुअल सिक्योरिटीज में पाई जाती है, और पोर्टफोलियो रिस्क जो एक पोर्टफोलियो में होती है, राइट। तो इन्वेस्टर को रिस्क और रिटर्न्स में बैलेंस बना के चलना पड़ता है, राइट। उसे देखना चाहिए कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा रिस्क लेने पर कितना एक्स्ट्रा रिटर्न उसे मिल रहा है। और हम बात करेंगे कि इस रिस्क को कैसे मेजर किया जाए आने वाली कुछ स्लाइड्स में। नाउ पार्टिसिपेंट्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्लाइड। वी हैव अ टूल, स्टैटिस्टिकल टूल टू मेजर रिस्क, एंड इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। मैं आपको बता दूं कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमें किसी भी सिक्योरिटी में पाया जाने वाला टोटल रिस्क बताता है, राइट। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला है हम सभी ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, स्कूल से हम पढ़ते आए हैं। इट इज स्क्वायर रूट ऑफ समेशन रिटर्न माइनस एवरेज रिटर्न ब्रैकेट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। हियर RI means actual rate of return and R average means average return, mean return of that security over a period of time, right? और n को हम कहेंगे number of period। तो अगर इस फॉर्मूले को अप्लाई किया जाए तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। मैं आपको बता दूं कि ये पूरा कैलकुलेशन रिटर्न पर ही चलता है। सो रिस्क इज नॉट अ डिफरेंट थिंग, ये रिटर्न से ही कनेक्टेड है। तो वेरिएशन इन रिटर्न को ही हम रिस्क कहते हैं। द वोलेटिलिटी इन रिटर्न इज आल्सो नोन एज रिस्क। तो इसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन से मेजर करते हैं। तो अगर आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ डेविएशंस निकालेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, तो उससे निकलने वाला जो वैल्यू है वो हमें रिस्क का आइडिया देगा। जैसे आप यहां देख सकते हैं 1926 से 2017 के बीच में जितने भी ऑप्शंस अवेलेबल थे इन्वेस्टमेंट के, उन सबका एवरेज रिटर्न यहां पर अवेलेबल है और उन सबका स्टैंडर्ड डेविएशन यहां पे अवेलेबल है, और इसी को हमने चार्ट पर भी डिस्प्ले किया है। तो ये बता रहा है कि स्मॉल कंपनीज के जो स्टॉक्स थे उन्होंने सबसे ज्यादा रिटर्न प्रोवाइड किया है, बट एट द सेम टाइम दीज स्टॉक्स वर आल्सो वेरी रिस्की। यहां स्टैंडर्ड डेविएशन 32.6% का रहा। तो अगर हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं कि लोएस्ट रिस्क पर हाईएस्ट रिटर्न कहां मिल रहा है, और अपनी रिस्क एपेटाइट लेवल के अकॉर्डिंग हम चीजों को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं यहां पर एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बनाया हुआ है, बेल शेप्ड कर्व भी बनाया हुआ है, और ये कर्व हमें क्या बता रहा है कि मान लीजिए दो फर्म है एक्स और वाई, राइट। तो हम देखेंगे कि दोनों ही फर्म्स में से कौन सी फर्म का ज्यादा पोर्शन डेंजर जोन में है, लॉस वाले जोन में है, राइट। अगर ज्यादा पोर्शन लॉस वाले जोन में है तो डेफिनेटली उस कंपनी में ज्यादा रिस्क है। तो हम एक इस तरह का एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी बना सकते हैं रिटर्न्स का,
तो परसेंटेज रिटर्न्स का अगर हम एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाए तो हमें उसके डिस्ट्रीब्यूशन का आइडिया लग जाता है। तो यहाँ पर फर्म एक्स वाई के तुलना में कम रिस्क की है, हम इस चार्ट से ये देख सकते हैं। बट क्या इन स्टैंडर्ड डेविएशंस को आपस में कंपेयर किया जा सकता है डायरेक्टली? तो माय आंसर इज नो, राइट। हम डेफिनेटली उस सिक्योरिटीज को सेलेक्ट करें जिसमें कम स्टैंडर्ड डेविएशन है, बट इसके लिए जो सही मेजरमेंट टूल होगा उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। वो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, राइट। सो till now we have understood that using standard deviation formula we can estimate what risk, total risk in any security, right? And using the formula summation P into R, where P stand for probability, R stand for expected return. मान लीजिए कि एक कंपनी से आने वाला रिटर्न अलग अलग सिनेरियोज में डिफरेंट डिफरेंट है और हर सिनेरियो का एक प्रोबेबिलिटी हो, तो हम प्रोबेबिलिटी को एक्सपेक्टेड रिटर्न से मल्टीप्लाई करके अगर उसका वेटेड एवरेज निकालेंगे तो मिलने वाले रिटर्न को हम एक्सपेक्टेड रिटर्न कहते हैं, राइट। तो फॉर्मूला इसका क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न और द एवरेज रिटर्न विल बी समेशन ऑफ P इनटू R, वेयर P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, R स्टैंड फॉर रिटर्न। तो इस एग्जांपल से आप देख पा रहे हैं कि 10% चांस है कि स्टॉक 27% डाउन जाएगा, 27% का लॉस लगेगा, 20% चांस है कि 7% का लॉस लगेगा और 40% चांस है कि 15% का फायदा होगा। 20% चांस है 30% का फायदा होगा और 10% का चांस है कि 45% फायदा होगा। तो आप देख रहे हैं एक साल में जितने भी सिनेरियोज पॉसिबल है हर एक की प्रोबेबिलिटी गिवन है और हर एक से होने वाला एक्सपेक्टेड प्रॉफिट गिवन है। तो अगर हम इन सब का वेटेड एवरेज निकालें तो ये 12.4% आता है, राइट। यानी लगभग 12.4% का एनुअल ऑन एन एवरेज रिटर्न संभव है अगर हम एक एवरेज पोजीशन ले लें सारी सिचुएशंस की। तो यहां पर अगर आपके पास मल्टीपल सिक्योरिटीज हैं तो आप कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को इस्तेमाल करें। कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन को निकालने का फॉर्मूला क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न, राइट। ये हमें क्या बताता है कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा रिटर्न पाने के लिए कितना एक्स्ट्रा रिस्क आपने टॉलरेट किया। तो किसी भी अगर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है तो जिस भी सिक्योरिटी का सीवी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोएस्ट होगा वो सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट कहलाएगी, राइट। और हम ये कह सकते हैं कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा रिटर्न लेने के लिए वहां पे सबसे कम रिस्क है, राइट। सो इट इज अ बेसिकली रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो, राइट, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आप यहां देख पा रहे हैं कि ट्रेजरी बिल्स में जो रिस्क है वो 0% है जबकि एक्सपेक्टेड रिटर्न 5.5% है। हाईटेक सिक्योरिटीज में एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.4 है जबकि रिस्क भी 20% है। तो अगर हम इन सब में सीवी निकालें और जिस भी ऑप्शन का सीवी लोएस्ट होगा उस ऑप्शन को हमें प्रिफर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के दौरान। नाउ पार्टिसिपेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड द रिस्क कंपोनेंट एज वेल। Now, before understanding risk, we should understand this particular slide. Now, in this slide, it is written that in long run, if a person is investing in equities, so definitely the return or reward will be the highest reward, right? जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर इन्वेस्टर लगभग अपना सारा पैसा इक्विटीज में लगाता है, शेयर्स में लगाता है, तो होने वाला मुनाफा ग्रोथ रेट 12% के आसपास है, जबकि यही अगर 75% इक्विटी में जाता है तो होने वाला मुनाफा 11% के आसपास ही है, राइट। और 50% इक्विटी होने पर रिवॉर्ड कम है, 25% इक्विटी होने पर रिवॉर्ड और भी कम है और पूरा का पूरा पैसा अगर डेट में लगाते हैं तो होने वाला रिवॉर्ड लोएस्ट है। तो इससे हमें पता लगता है कि जैसे जैसे इक्विटी का प्रोपोर्शन इंक्रीज होता है लॉन्गर ड्यूरेशन में होने वाला मुनाफा हाईएस्ट होता है, वो हमें सबसे ज्यादा रिवॉर्ड देता है इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट। Now, in this slide, we are using a riskometer, which indicates that in every financial security there exists some kind of risk, and using riskometer we can measure that level of risk. तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाएंगे और किसी भी स्कीम का डॉक्यूमेंट देखेंगे या कंपनी के शेयर को एनालाइज करेंगे तो बहुत सारी वेबसाइट पे इस तरह का मीटर आपको दिखेगा। ये मीटर बेसिकली
6 लेवल ऑफ रिस्क को इंडिकेट करता है, फ्रॉम लो रिस्क टू वेरी हाई रिस्क। और कोई भी पर्सन, कोई भी इन्वेस्टर अपने रिस्क एपेटाइट लेवल के अकॉर्डिंग एक एप्रोप्रिएट सिक्योरिटी सेलेक्ट कर सकता है। तो इससे हमें पता लगता है कि रिस्क का जो इन्वॉल्वमेंट है डिसीजन क्राइटेरिया में, डिसीजन मेकिंग में, वो काफी ज्यादा है। अगर एक असेट इक्विटी ओरिएंटेड है तो वो वेरी हाई रिस्की होगा। अगर एक असेट डेट ओरिएंटेड है तो डेफिनेटली वो लो रिस्की होगा, राइट। स्टेबल फ्लक्चुएशंस उसमें होंगे, उसकी प्राइस में चेंज स्टेबल होंगे। जबकि इक्विटी हाईली वॉलेटाइल कहलाती है, यानी उसकी एक इक्विटी असेट के प्राइस में चेंजेस, फ्लक्चुएशंस वॉलेटाइल होते हैं, यानी बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन्स वहां पे होते हैं। इसी तरह एक हाइब्रिड क्लास भी पॉसिबल है, जिसमें कि हम मिक्स यूज करते हैं इक्विटी और डेट का। ये एक रेशो होता है 80-20, 20-40, एनी रेशो, राइट, जिसमें हम इक्विटी और डेट का एक मिक्सचर फिक्स कर सकते हैं कि इतना इक्विटी में जाएगा और इतना डेट में जाएगा। तो इस मिक्स को हम हाइब्रिड प्रोडक्ट्स के नाम से जानते हैं। So I think from this entire discussion, it is clear to you that risk is a kind of uncertainty and risk is a kind of volatility in the reward, right? Risk को हम variation से भी define कर सकते हैं, variation in the reward, right? And it is basically related to the negative side. यानी अगर किसी भी फाइनेंशियल असेट से आने वाला कैश फ्लो नेगेटिव है तो डेफिनेटली वहां पर रिस्क है, हम ऐसा कहते हैं, राइट। और रिस्की सिक्योरिटीज के अंदर कोई भी इन्वेस्टर ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट करता है अगर वो रिस्क लेना पसंद करता है तो, राइट। तो रिस्की असेट से जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न्स की वो ज्यादा होती है। अगर हम इस रिस्क को क्लासिफाई करना चाहें, सो ब्रॉडली वी कैन क्लासिफाई दिस रिस्क इनटू टू सेगमेंट। द वन इज अनसिस्टमैटिक रिस्क which is diversifiable risk, and second is systematic risk which is not diversifiable risk. तो जब भी इकोनॉमी में कोई चेंज होता है, टैक्सेशन सिस्टम में कोई चेंज होता है, इन्फ्लेशन में कोई चेंज होता है, रिसेशन आता है या कोई पैंडेमिक आता है, तो हम देखते हैं कि सारी इंडस्ट्रीज के कंपनीज की शेयर प्राइस डाउन होती है, राइट। इसी तरह डिफरेंट सिनेरियोज में इंक्रीज हो सकती है। तो ये अनकंट्रोलेबल है। We cannot control earthquake, we cannot control any natural calamity, right? We cannot control the world war kind of situations. तो इस uncontrollable risk को हम systematic risk कहते हैं, जो कि क्वांटम में हर कंपनी में डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है। बट ये जरूरी है कि सिस्टमैटिक रिस्क सभी इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करेगी, पूरे मार्केट को अफेक्ट करेगी, सारे मार्केट को अफेक्ट करेगी वर्ल्ड वाइड। अनसिस्टमैटिक रिस्क इज डिफरेंट, राइट, इट इज कंट्रोलेबल रिस्क। इसे हम डाइवर्सिफिकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं और टाइमली सही डिसीजंस लेकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो ज्यादातर इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के थ्रू अनसिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, राइट। सिस्टमैटिक रिस्क को रिड्यूस करना इम्पॉसिबल है, राइट, ये कंट्रोलेबल नहीं है। सो दिस इज अ ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ रिस्क। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा और इसकी डेप्थ में जाएं तो हम रिस्क को इन कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं। द वन इज क्रेडिट रिस्क, जिसको कि डिफॉल्ट रिस्क भी कहा जाता है, कि आपने कंपनी को पैसा दिया और कंपनी अब पे नहीं कर रही, तो इसे डिफॉल्ट रिस्क कहते हैं। दोनों में से कोई एक पार्टी डिफॉल्ट कर रही है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जो कि इंटरेस्ट रेट में फ्लक्चुएशंस के कारण होती है, यानी अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देगा तो डेफिनेटली पब्लिक शेयर मार्केट से पैसा निकाल के बॉन्ड, डिवेंचर्स, एफडीज इनमें लगाएगी, और जैसे ही सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट कम कर देगा तो मार्केट से, डेट मार्केट से फंड निकल करके इक्विटी मार्केट में जाने लगेगा, शेयर मार्केट में जाने लगेगा। तो इंटरेस्ट रेट की वजह से जो भी चेंजेस आते हैं, राइट, उसको हम इंटरेस्ट रेट रिस्क कहते हैं। इसके अलावा एक और रिस्क है जिसको कि लिक्विडिटी रिस्क के नाम से जाना जाता है। अनदर वन इज री इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड अनदर वन इज इन्फ्लेशन रिस्क। तो इन सभी कैटेगरीज में जो आप देख रहे हैं कि सम ऑफ द रिस्क आर कंट्रोलेबल, सम आर नॉट, राइट। सो मोस्ट ऑफ द कैटेगरी ऑफ दीज रिस्क इज सिस्टमैटिक रिस्क, क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में चेंज होने से रिलेटेड है, राइट। सो पार्टिसिपेंट्स, नाउ वी विल कवर calculation part of risk in our next part of this video.